हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं जो आपको संभावित एसए और जीएस का इम्पॉर्टेंट पार्ट जो करा रहा हूँ, आज उस कड़ी में हम लोग जीएस 2 पॉलिटी सेक्शन का शॉर्ट क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारा प्रयास है कि एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको ऑल टॉपिक का इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस करा दूँ। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग कितने क्वेश्चंस करेंगे और कौन कौन सा क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आपको इसी प्रकार से शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने के आएंगे। एक बात आप ध्यान रखिए, 5 क्वेश्चंस जो लिखने के लिए आते हैं उसमें 3 क्वेश्चंस 8 होते हैं और दो क्वेश्चन 7 नंबर का होता है। तो आप प्रयास करिएगा कि इन सभी का आंसर 80 से 90 शब्दों के बीच में ही लिखें, इससे ज़्यादा ना लिखें, नहीं तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग करेंगे भारतीय संविधान में दल बदल का उपबंध। सेकंड क्वेश्चन हम लोग करेंगे अंतर्राज्यीय परिषद के संरचना और कार्य की विवेचना करें। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे गठबंधन सरकार की महत्व एवं सीमाएं। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे विधान परिषद की गठन की संरचना एवं महत्व। फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग करेंगे अनुच्छेद 21। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं जहां आपको पीडीएफ प्राप्त होगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में दल बदल का उपबंध, मतलब इस पे आपको टिप्पणी करने के लिए आएगा। तो आप क्या लिखेंगे? देखिए लोकतंत्र में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान में दल बदल अर्थात पार्टी बदलने को रोकने के लिए प्रावधान किया गया है। अब देखिए दल बदल का मतलब क्या होता है। अब देखिए भारतीय संविधान में आप देखेंगे कि एक 10वीं अनुसूची और 10वीं अनुसूची में इसका मतलब वर्णन है। आप देखेंगे कि इसे 1985 में 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। इसका मुख्य जो उद्देश्य था कि निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा अनैतिक दल बदल को रोकना और एक प्रकार से लोकतांत्रिक स्थिरता को बनाए रखना था। जब इतना आप बताएंगे तो आपका यह भूमिका हो गया। फिर इसके मुख्य बिंदुओं को दर्शा देना है आपको बहुत ही शॉर्ट में। अब चलिए देखते हैं मुख्य बिंदुओं में हम लोग क्या देखेंगे। अब देखिए इसके मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं। रूपों यहाँ करिएगा, रोगो हो गया है, निम्न रूपों में देख सकते हैं। देखिए दल बदल कानून 52वां संशोधन 1985 10वीं अनुसूची के तहत लागू किया गया। उसके बाद आप लिखेंगे कि दल बदल उपबंध के तहत अयोग्यता के निम्न कारण है। अब फिर आपको शॉर्ट में कुछ इसका रीजन बता देना है और उसके बाद निष्कर्ष आपका आंसर हो जाएगा। देखिए दल बदल के तहत अयोग्यता का निम्न कारण कौन सा है। पहला कारण क्या है कि यदि कोई विधायक या सांसद अपनी पार्टी छोड़ देता है तब वह अयोग्य हो जाएगा। अब क्यों अयोग्य हो जाएगा? क्योंकि उसकी सदस्यता समाप्त इसलिए हो जाती है कि ताकि निर्वाचित प्रतिनिधियों का जनता के साथ विश्वासघात न हो। कहने का मतलब है कि पार्टी अनुशासन बना रहे। सेकंड देखते हैं, यदि वह बिना पार्टी की अनुमति के अन्य पार्टी का समर्थन करता है तब भी उसकी अयोग्यता समाप्त हो जाती है। अब देखिए इसके पीछे का मतलब क्या है। कहने का मतलब है कि यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि पार्टी अनुशासन बना रहे और जनमत से चुने गए सरकार को अस्थिर न किया जाए। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि यदि निर्दलीय चुना गया सदस्य किसी दल में शामिल हो जाता है तब भी वह अयोग्य हो जाता है। इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तब वह अयोग्य हो जाता है। इसका कारण है कि निर्दलीय उम्मीदवारों के नाम पर जनता को भ्रमित करके बाद में किसी दल का वह फायदा ना उठाए, इसलिए इनको अयोग्य घोषित किया जाता है। अब देखिए फिर बताएंगे कि इसका एक अपवाद भी है। अब अपवाद क्या है इसको आप दिखा देंगे। देखिए अपवाद कि 2/3 बहुमत से पार्टी का विलय हो जाए तो अयोग्यता नहीं होगी, मतलब नहीं माना जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या था? देखिए यह इसलिए किया गया ताकि यह दल के अधिकांश सदस्य यदि किसी पार्टी में विलय करना चाहते हैं तो यह जन भावना का सम्मान है एक प्रकार से। इसीलिए इसको मतलब बनाया गया कि अगर 2/3 लोग अगर पार्टी का सदस्य अगर पार्टी बदल देते हैं या किसी में विलय हो जाते हैं तब वह अयोग्य नहीं माने जाएंगे। अब उसके बाद आप बताएंगे कि परंतु इस उपबंध का सीमा है कि स्पीकर या राज्यपाल के विवेकाधिकार के कारण इस कानून का दुरुपयोग संभव है या दुरुपयोग कभी कभी होता है, इसकी यह एक कमी है। अब देखिए कि स्पीकर और राज्यपाल क्यों अपने विवेकाधिकार का दुरुपयोग करते हैं। इसके पीछे रीजन होता है राजनीतिक दबाव।
पक्षपातपूर्ण निर्णय, आप देखेंगे कि जानबूझकर मामले को लंबित रखा जाता है, तब कहीं ना कहीं इससे लोकतंत्र की निष्पक्षता पर प्रश्न उठता है। तो यह इसकी एक सीमा है। फिर आप इसका एक शॉर्ट निष्कर्ष बताएंगे कि निष्कर्षतः दल बदल कानून से दल बदलुओं पर अंकुश लगा, लेकिन अभी भी इसमें सुधार की जरूरत है। हाल में कई राज्यों में सरकार गिरने और बनने के मामलों में इस कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठे हैं। अब देखिए, दल बदलू जो लोग हैं उन पे अंकुश अंकुश तो लगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं लगा। तो इसको प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाए? अब देखिए, स्पीकर की भूमिका को न्यायिक आयोग या चुनाव आयोग को सौंप देना चाहिए ताकि निष्पक्ष निर्णय हो। 2/3 बहुमत की शर्त को और कठोर बना दिया जाए ताकि जनादेश का दुरुपयोग न हो। आप निर्णय लेने की एक समय सीमा तय की जाए ताकि स्पीकर या राज्यपाल जानबूझकर मामले को लटकाकर इसका राजनीतिक फायदा न उठाएं। इतना आप बता देंगे तो आपका एक पहले क्वेश्चन का शॉर्ट आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना और कार्य, इस पे टिप्पणी करना है। तो देखिए, इसका भूमिका 2 लाइन में कैसे लिखेंगे? संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया है। अब देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद क्या होता है? देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिस संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित किया गया है। अब देखिए, इसका उद्देश्य है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय और विवादों का समाधान करना। कहने का मतलब है कि यह संविधान की संघीय भावना को मजबूत करता है और केंद्र राज्य संबंधों को एक प्रकार से सुचारू बनाता है। जब इतना लिखेंगे तो फिर पैरा चेंज करके इसकी संरचना और इसकी मुख्य कार्य बता देंगे। तो देखिए, इसकी संरचना निम्न रूप में होती है, बहुत शॉर्ट में। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, इसके सदस्य में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और कुछ केंद्रीय मंत्री होते हैं। इतना बता देंगे तो आपका शॉर्ट में संरचना हो गया। अब शॉर्ट में ही इसका हम मुख्य कार्य को बताने का प्रयास करेंगे। अब लिखेंगे, जबकि इसके निम्नलिखित मुख्य कार्य हैं। अब देखिए, पहला कार्य क्या है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को सुलझाना। अब कैसे? अब देखिए, यह विभिन्न नीतियों पर चर्चा करके सहमति बनाने का प्रयास करती है। आप देखेंगे, यह संघीय ढांचे को संतुलित करने में मदद करती है, जिससे केंद्र और राज्यों के बीच विवाद कम होता है। आप देखेंगे, संविधान की धारा 263 के तहत इसे केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय का एक प्रकार से अधिकार दिया गया है ना। सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे, राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा कर समन्वय बनाना। मतलब यह विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के मंत्रियों को एक मंच पर लाकर चर्चा कराती है। आप देखेंगे, नीति निर्माण में राज्यों की राय को प्राथमिकता देने का कार्य करती है, इसलिए यह समन्वय बनाती है। थर्ड पॉइंट आप बताएंगे, प्रशासनिक सुधारों पर सुझाव। आप देखेंगे कि अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों की प्रशासनिक समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाती है। विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक सुधारों की सर्वोत्तम नीतियों को साझा करने में मदद करती है, इसलिए इससे प्रशासनिक सुधारों में भी काफी हद तक मदद मिलता है। अब फिर पैरा चेंज करके लिखेंगे, परंतु इसकी सीमा यह है कि यह केवल परामर्शी निकाय है। परामर्शी मतलब परामर्श देने वाला, जिसकी सिफारिश बाध्यकारी नहीं होती। यह कहकर इसकी आलोचना की जाती है, मतलब इसकी एक कमी है। आप देखेंगे, संविधान में सिर्फ इसे एक सलाहकार निकाय के रूप में माना गया है, मतलब इसके सिफारिशों को अनिवार्य नहीं बनाया गया है, जिससे कई बार सरकार इसकी अनदेखी करती है। यह इसकी एक सीमा है। इतना बताएंगे तो फिर आप इसका निष्कर्ष बता देंगे तो फिर आपका आंसर हो गया। चलिए, निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखेंगे देखते हैं। निष्कर्षतः यहाँ पे न हो गया है, तो होना चाहिए। निष्कर्षतः अंतर्राज्यीय परिषद संघीय ढांचे को मजबूत करता है, लेकिन इसकी बैठक नियमित नहीं होती। आप देखेंगे कि वर्तमान में राज्यों और केंद्रों के बीच विवादों को हल करने में इसकी भूमिका को और प्रभावी बनाने की जरूरत है। दोस्तों, यह अंतर्राज्यीय परिषद की जो बैठक है ना, रेगुलर नहीं हो पाती, तो यह इसकी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखेंगे कि वर्तमान में यह केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद को सही ढंग से हल भी नहीं कर पाता। तो इसको और प्रभावी कैसे बनाया जाए? तो पहला सुधार इसमें होना चाहिए कि इसकी सिफारिशों को बाध्यकारी बनाया जाए, इसे अधिक स्वतंत्र और शक्तिशाली निकाय बनाया जाए। आप कहेंगे, राज्यों की भागीदारी बढ़ाने के लिए इसे और अधिक सक्रिय करने की जरूरत है। दोस्तों, इतना बताएंगे, आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे, जिस पे टिप्पणी करना है। तो चलिए देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि गठबंधन सरकार की महत्व एवं सीमाएं, मतलब इस पे आपको टिप्पणी करना है। तो देखिए इसको कैसे आप लिखेंगे। भूमिका लिखेंगे कि गठबंधन सरकार तब बनती है जब किसी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता और कई दल मिलकर सरकार बनाते हैं। दोस्तों आप यहाँ समझिए कि गठबंधन सरकार का मतलब क्या होता है। आपको ऐसे पता होता है, फिर भी मैं बता रहा हूँ। गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जिसमें कोई एक पार्टी पूर्ण बहुमत में नहीं होती और एक से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। जब इतना बताएंगे तो फिर आप इसके मुख्य बिंदुओं को दर्शा देंगे। अब देखिए पूछ रहा है महत्व और सीमा, तो दोनों को बताएंगे थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में। अब देखिए सबसे पहले महत्व बताएंगे। इसकी महत्व को हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। पहला, यह लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। अब कैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है, तो देखिए इसमें विभिन्न विचारधाराओं के दलों का प्रतिनिधित्व होता है। आप देखेंगे सत्ता का केंद्रीकरण न होकर विकेंद्रीकरण होता है, इससे संतुलन बना रहता है। सेकेंड पॉइंट क्या बताएंगे कि इसमें सभी वर्गों और राज्यों को प्रतिनिधित्व मिलता है। अब देखिएगा कैसे, अब देखेंगे अलग अलग दलों के होने के कारण हर समुदाय और क्षेत्र की आवाज इस सरकार में पहुंचती है, इसीलिए सभी को प्रतिनिधित्व मिलता है। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या बताएंगे कि गठबंधन सरकार से मनमानी शासन पर रोक लगती है। अब देखिए गठबंधन सरकार से मनमानी शासन पर कैसे रोक लगती है। देखिए चूंकि सरकार में कई दल होते हैं, इसलिए कोई भी पार्टी अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। एक्चुअली इसमें होता है कि सर्वसम्मति से फैसले लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब देखिए यह इसका महत्व हो गया। अब इसकी सीमाएं हमें बता देना है जो क्वेश्चंस में पूछा है। तो देखिए जबकि गठबंधन सरकार की कुछ सीमाएं भी होती है, इतना लिखकर फिर पॉइंट वाइज बताएंगे। पहला बताएंगे परंतु इसमें स्थिरता की कमी होती है। अब देखिए यदि कोई दल समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर सकती है, तो स्थिरता तो कम है ही। दल आपसी मतभेदों के कारण अक्सर अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं, है ना। फिर सेकंड पॉइंट बताएंगे, इस सरकार में फैसले लेने में देरी होती है। देखिए जब बहुत सारे दल मिलकर सरकार बनाएंगे तो कोई भी फैसला त्वरित नहीं होती, मतलब जल्दी नहीं होता, उसमें देर होता है, तो इससे कहीं ना कहीं एक प्रकार से नुकसान होता है। फिर थर्ड पॉइंट आप बताएंगे कि इसमें अक्सर नीतिगत मतभेद सामने आते हैं। रीजन क्या है, देखिए विभिन्न पार्टियों की अलग अलग विचारधाराएं होती है और नीतियों को लेकर टकराव होते रहता है, तो मतभेद होना लाजमी है। अब देखिए इतना बता देंगे महत्व और इसकी सीमाएं, तो फिर एक छोटा सा निष्कर्ष अब बता देंगे। तो चलिए देखते हैं कि निष्कर्ष हमारा क्या होना चाहिए। देखिए निष्कर्षतः गठबंधन सरकारें जनतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन स्थिरता और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए इसमें सुधार की जरूरत है। अब देखिए इसमें सुधार की क्या जरूरत है, तो सबसे पहले पूर्व निर्धारित न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाया जाए, समझौते और नीतियों का स्पष्ट खाका तैयार किया जाए, दल बदल कानून को सख्त बनाया जाए ताकि अस्थिरता कम हो। हाल में महाराष्ट्र और बिहार जैसे राज्यों में गठबंधन सरकारों की चुनौतियां सामने आई है। इस संदर्भ में बताकर आप इसके सुधार को थोड़े बहुत चाहे तो आप बता भी सकते हैं एक लाइन में, नहीं तो इतना भी लिख देंगे तो आपका एक बेस्ट आंसर हो गया। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, फोर्थ क्वेश्चंस। अब फोर्थ क्वेश्चंस क्या है कि विधान परिषद की संरचना और एवं महत्व पर टिप्पणी करें। अब देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे शॉर्ट में, तो भारत में द्विसदनीय व्यवस्था के तहत कुछ राज्यों में विधान परिषद का प्रावधान है। विधान परिषद को हम ऊपरी सदन भी बोलते हैं, जो कानून निर्माण में संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है। अब देखिए द्विसदनीय व्यवस्था क्या होता है, तो ऐसे हम समझते हैं, द्विसदनीय व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें विधानमंडल दो सदनों में बटा होता है, जैसे कि केंद्र स्तर पे संसद, राज्य स्तर पे विधानमंडल। अब देखिए केंद्र स्तर पे लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दो सदन हुआ, राज्य स्तर पे विधानसभा और विधान परिषद दो सदनीय है। तो आप देखेंगे कि इस व्यवस्था का जो मुख्य उद्देश्य था ना, वो कानून निर्माण को अधिक संतुलित बनाना और विचारशील बनाना है। इसीलिए द्विसदनीय व्यवस्था को बेहतर भी माना जाता है। अब देखिए फिर आप लिखेंगे कि इस क्वेश्चंस जो पूछा है कि इसकी संरचना और महत्व, तो सबसे पहले संरचना को बता देंगे और फिर महत्व। तो देखिए लिखेंगे इसकी संरचना निम्न तरीके से होती है, इसमें कुल सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होती है ना। आप फिर लिखेंगे कि इसके सदस्य चुनाव एवं नामांकन द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए आपको यहाँ यह नहीं बताना है कि 1/12 1/3 इतना विस्तार नहीं करना है आपको, यहाँ पे बस इतना ही लिख देंगे कि इसके सदस्य चुनाव और नामांकन द्वारा चुने जाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी। अब देखिए
1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों द्वारा चुना जाता है, 1/12 सदस्य स्नातक मतदाता द्वारा चुने जाते हैं, 1/12 सदस्य शिक्षकों द्वारा चुना जाता है। आप देखेंगे 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा नामांकित होते हैं और यह नामांकन आप देखेंगे साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं उनमें से किया जाता है। लेकिन आपको इतना लिखना नहीं है, आपको बस एक लाइन लिखना है कि इसके सदस्य चुनाव और नामांकन द्वारा चुने जाते हैं। और उसके बाद आप बताएंगे कि फिर संरचना के बाद महत्व पूछा है तो महत्व को बताएंगे कि जबकि इस परिषद की महत्व को निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। फिर पहला पॉइंट से आप शुरू करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट, कानून निर्माण में गहराई से विचार विमर्श होता है। अब देखिए कैसे। विधान परिषद एक अस्थायी सदन होती है जो जल्दबाजी में फैसले लेने के बजाय गहन विचार विमर्श को बढ़ावा देती है। आप देखेंगे विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को जब यहाँ भेजा जाता है तो इसमें भूल सुधार और नीतियों को थोड़ा सा बेहतर बनाने का काम भी किया जाता है। सेकेंड पॉइंट बताएंगे कि अनुभवी लोगों को नीति निर्माण में भाग लेने का मौका मिलता है। अब कैसे? आप देखेंगे विधान परिषद में समाज के प्रतिष्ठित शिक्षाविद, वैज्ञानिक, बुद्धिजीवी आदि को शामिल करने का मतलब उद्देश्य है। भले ही यथार्थ में ऐसा नहीं होता लेकिन ऐसा ही करना चाहिए, जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर नीतिगत निर्णयों को बेहतर बनाने में योगदान करते हैं। आप देखेंगे इसको कानून निर्माण में एक प्रकार से यह गुणवत्तापूर्ण दृष्टिकोण पेश करता है। फिर थर्ड पॉइंट बताएंगे, यह सरकार के फैसले पर संतुलन बनाए रखता है। अब कहेंगे कैसे? अब देखिए विधानसभा में सत्ताधारी दल को बहुमत होता है जिससे वहां उसकी इच्छा के अनुसार कानून बन सकता है, लेकिन विधान परिषद इन कानून की समीक्षा कर सरकार के मनमाने फैसले लेने से रोकने का काम करती है। अब नेक्स्ट बताएंगे इतना बताने के बाद कि परंतु इसकी सीमा यह है कि यह अनावश्यक खर्च और सत्ताधारी दल के समर्थकों के लिए मंच बन जाता है। मतलब इस आधार पर इसकी आलोचना की जाती है। अब देखिए कैसे। अब देखिए विधान परिषद का संचालन सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालता है क्योंकि इसके सदस्यों को वेतन, भत्ते और मतलब सुविधाएं मिलती है। और सत्ता पक्ष का मंच कैसे बन जाता है कि कई बार सरकारें अपनी करीबी लोगों को विधान परिषद में भेजकर इसका उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए करती है। इसलिए तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। फिर निष्कर्ष देखिए क्या बताएंगे आप। निष्कर्षतः विधान परिषद लोकतंत्र को मजबूत करता है लेकिन इसकी जरूरत को लेकर विवाद भी रहता है। अब देखिए लोकतंत्र को यह मजबूत कैसे करता है। आप देखेंगे कि यह कानून निर्माण में एक अतिरिक्त समीक्षा तंत्र प्रदान करता है। आप देखेंगे कि इसे मतलब कहने का मतलब है कि जब दोबारा किसी कानून को जब पर्यवेक्षण करते हैं तो एक प्रकार से उसमें सुधार की गुंजाइश बनती है, लेकिन इसकी जरूरत को लेकर विवाद भी रहता है। अब इसको कैसे मतलब सही किया जाए, मतलब इस परिषद को कैसे एक प्रकार से बेहतर बनाया जाए जिससे शासन प्रणाली हमारा ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक हो। तो देखिए इसके सदस्यों की नियुक्ति में पारदर्शी होना चाहिए। आप असली विशेषज्ञों एवं बुद्धिजीवियों को इसमें शामिल किया जाए, तभी जाके यह परिषद स्ट्रांग होगा और देश की शासन प्रणाली को बेहतर करने में अपना योगदान देगा। इतना जब बता देंगे तो आपका एक क्वेश्चंस हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस मतलब फिफ्थ क्वेश्चंस देखने का प्रयास करेंगे कि इसका आंसर हम लोग शॉर्ट में कैसे लिखें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है जिस पे टिप्पणी करना है कि अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए इस पे टिप्पणी करना है, इसको आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए भूमिका क्या बताएंगे आप कि संविधान का अनुच्छेद 21 नागरिकों को जीने का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि अनुच्छेद 21 का क्या मतलब है। वैसे आपको बखूबी पता होगा बट फिर भी जान लीजिए। किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा और किसी तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता है। मतलब सरकार बिना किसी उचित कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकती और उसकी स्वतंत्रता को भी खत्म नहीं कर सकती। इतना बताएंगे तो फिर आप इसकी मतलब मुख्य बिंदुओं को दर्शा देंगे और एक आलोचना कर देंगे, मतलब इसकी एक सीमाएं बता देंगे और निष्कर्ष तो आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। इसकी मुख्य बिंदुओं को निम्न रूपों में देख सकते हैं। अब पहला पॉइंट, अब देखिए पहला पॉइंट हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि जीवन का अधिकार, मतलब कहने का मतलब है जीवन का अधिकार किसी भी व्यक्ति को बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है?
मतलब कोई भी सरकार या संस्था बिना न्यायिक प्रक्रिया के किसी व्यक्ति को हत्या, फांसी या कठोर दंड नहीं दे सकती। यहाँ न्यायिक सुनवाई, कानूनी अधिकार और निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत ही उसे आप मतलब वंचित कर सकते हैं या दंड दे सकते हैं। सेकेंड पॉइंट बताएंगे कि निजता का अधिकार। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इसको 2017 में देखेंगे कि अनुच्छेद 21 का निजता के अधिकार को हिस्सा बताया था। मतलब क्या है, मतलब किसी भी व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी, उसकी जीवन शैली, उसकी डेटा या उसकी फोन रिकॉर्ड मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब बिना किसी कारण के। उसके बाद आप थर्ड पॉइंट बताएंगे स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का अधिकार भी जीवन के अधिकार में शामिल है। क्यों? क्योंकि यदि पर्यावरण प्रदूषित होगा तो लोगों का जीवन संकट में पड़ सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 21 के तहत स्वच्छ पर्यावरण भी एक प्रकार से अधिकार है, क्योंकि स्वच्छ पर्यावरण स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करता है। जब इतना बताएंगे तो फिर नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार। अब देखिए इसमें क्या लिखना है, अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। देखिए अनुच्छेद 21 के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। यह कैसे प्राप्त हुआ? यह 2002 में 86वें संविधान संशोधन के तहत आप देखेंगे इसे संविधान जोड़ा गया। सरकार की जिम्मेदारी है कि यह प्राथमिक शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाए, है ना। फिर आप इसकी कुछ एक आलोचना कर देंगे, मतलब इसकी एक सीमा बता देंगे। देखिए आप कैसे इसकी सीमा बताएंगे, परंतु इसकी सीमा यह है कि सरकारें राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर नागरिक स्वतंत्रता पर अंकुश लगा सकती है या अंकुश लगा देती है। यह इसका एक नकारात्मक बिंदु है। अब देखिए कैसे, अब देखिए कई बार सरकारें क्या कहती है ना कि राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देती है और अनुच्छेद 21 को ना सीमित कर देती है। कैसे? तो इंटरनेट बंद कर देती है, बिना मुकदमे के लोगों को हिरासत में रख लेती है। आप सर्विलांस मतलब किसी के फ़ोन को सर्विलांस पे रखकर उसका जासूसी करना, इससे कहीं ना कहीं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर खतरा बढ़ जाता है। फिर आप एक इसका अच्छा सा निष्कर्ष बता देंगे, फिर आपका आंसर हो गया। चलिए निष्कर्ष कैसे एक अच्छा होगा देखते हैं। निष्कर्षतः अनुच्छेद 21 केवल जीवन तक सीमित नहीं बल्कि इसे गरिमा, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से भी जुड़ा गया है। हाल ही में इसे डेटा प्राइवेसी, प्रदूषण और डिजिटल अधिकारों के संदर्भ में और अधिक मजबूत किया गया है। दोस्तों थोड़ा सा इसे करंट टच भी दे देंगे। अब देखिए शुरुआत में अनुच्छेद 21 सिर्फ जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता तक सीमित था, लेकिन समय के साथ साथ आप देखेंगे नए नए अधिकार शामिल होते गए, जैसे निजता का अधिकार हो गया, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार हो गया, स्वास्थ्य का अधिकार हो गया, मुफ्त कानूनी सहायता का अधिकार हो गया, सम्मानपूर्ण जीने का अधिकार हो गया। इसके पीछे रीजन क्या है, इसमें अधिकारों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि न्यायपालिका ने इसे एक गतिशील अधिकार माना। गतिशील मतलब जो समय और परिस्थितियों के अनुसार विकसित होता है, मतलब विकसित होते जाता है। इतना जब बता देंगे तो आपका आंसर हो गया। दोस्तों हमने पांचों क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से किया, हमने उसके मुख्य बिंदुओं को भी बताया और उसमें एक पॉइंट में हम उसकी कुछ सीमा भी बता दिया, मतलब थोड़ी आलोचना भी कर दी और उसके बाद एक अच्छा निष्कर्ष भी हमने दे दिया। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे और आप ऐसे ही लिखने का प्रयास करेंगे। आपका प्रयास कभी भी एक पेज में ही आंसर लिखने का होना चाहिए, ज़्यादा में लिखने का प्रयास नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चंस छूट जाएंगे। मैं बार बार आपको यह एडवाइस देता हूं कि एक नंबर पे 10 वर्ड लिखा जाता है, जितना नंबर का क्वेश्चन होगा 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और जितना आएगा उसके इर्द गिर्द ही अपने आंसर को लिखने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले, और नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर आऊँगा वह या तो करंट अफेयर्स का शॉर्ट क्वेश्चन होगा या हिस्ट्री का शॉर्ट क्वेश्चन होगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।